खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। रनडाउन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत सी खबरें आज। एक बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस ने एक रिब्यूक किया है इसको, ट्रंप को, और इवन कांग्रेस में जो कुछ रिपब्लिकन हैं उन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दिया और ये जंग के खिलाफ वोट था। ऑल्दो इट्स नॉट बाइंडिंग, लेकिन इसे एक स्नब के तौर पर कहा जा रहा है। फिर इसके साथ और कंस्पिरेसी थेरीज भी बताई जा रही है कि शायद ट्रंप ने यह खुद करवाया है, कोई काबिल इज़्ज़त रास्ता इंतहाई बेइज्जती वाले उस सिलसिले में से वो तलाश करना चाहता है। इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देखें तो एक बड़ी स्ट्रेंज ट्रेंड हमें अमेरिकी मीडिया में नज़र आता है। बहुत से CIA के एक्स ऑपरेटिव्स जो आजकल साफ़ी बने हुए हैं, वो आके अजीब अजीब दावे कर रहे हैं और वो ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि कुछ तो कहते हैं कि अमेरिका है, ईरान हैज़ गॉट होल्ड ऑफ एटॉमिक बम्स फ्रॉम अ थर्ड कंट्री। शायद उनका इशारा नॉर्थ कोरिया की तरफ हो या और किसी तरफ हो, ये वो बरमला कह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान को भी वो ये मुबैना तौर पर कहते हैं कि पशकियान की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो टेलीफोनिक कॉल थी उसकी वो बात कर रहे हैं। बहरहाल इसके पीछे क्या है हमें इसको देखना पड़ेगा अमेरिकी। और फिर एटमी प्रोग्राम इजराइल का जो है वो अंडर क्वेश्चन आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इजराइल के ख़िलाफ़ जिस तरह अपनी वो गालियों भरी काल में उसने कहा था ट्रंप ने कि भाई तुम दुनिया में इंतहाई अनपॉपुलर हो चुके हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई तुम्हारे मुल्क को पसंद नहीं करता, और फिर इस काल की उसने कन्फर्मेशन की है ट्रंप ने। तो ये बड़ी तेज़ी से क्वालिटेटिव चेंज आ रही है। इस पर बात करेंगे। कुवैत पर हमले के ज़िमन में ईरान ने कहा है कि मैंने इस पे एयरपोर्ट पे हमला नहीं किया, ये कोई आपका मिसगाइडेड पैट्रियट मिज़ल था या और क्या था, ये उससे उन्होंने डिस्टेंस किया अपने आप को। इधर वतन अजीज़ में भी आए तो कम वॉलेटिलिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी एक तरफ जो है बड़ी सख्ती में नज़र आते हैं। जनाब बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जी अभी कोई कमिटमेंट ना की जाए बजट पास करवाने के हवाले से, और 28वीं तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो बयान फरमा रहे हैं। 2027 में मिड टर्म इलेक्शन की मियाँ साहब बात हो रही है, और जुलाई तक पेट्रोल के 7 तक सस्ता करने का प्लान मंजूर है। इस पर खबर पर तो मुझे हमेशा शक ही रहता है। और सोलर और IPPs की लड़ाई भी जारी है, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने जिस तरह हमने कहा कि डेमोक्रेटाइज कर दिया है बिजली की पावर को, मगर जो मोनोपोलिस्ट बैठे हैं, ये जो ऊपर ब्लैकिए बैठे हुए हैं, वो कहाँ तक इस लड़ाई में कौन जीतेगा देखेंगे। मगर मियाँ साहब पहले तो हम आते हैं ईरान के हवाले से। दो थेरीज जो चल रही हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तो ये कि जी ट्रंप ने खुद ही अपने 4 जो रिपब्लिकन्स हैं उनको कहा कि भाई ये जो एंटी वॉर रेजोल्यूशन आया है इसको आप वोट करो और मुझे यहाँ से निकालो। फिर उसने ये तस्लीम कर लिया कि मैंने जो है वो बेइज्जती फरमाई है ट्रंप की, उसकी क्या बेइज्जती होनी है नेतन्याहू की, वो इंतहाई इज़्ज़त से तही आदमी है। तो एक तो ये है, और दूसरी उसमें ये जो बार बार CIA के ऑपरेटिव्स जो हैं, लैरी जॉनसन हो, इवन वो कर्नल मैकग्रेगर हो, डगलस मैकग्रेगर हो, ये उसने ये ज़्यादातर बात लैरी जॉनसन कर रहा है जो साबिक एनालिस्ट है इसका CIA का। तो इसमें एक आपने देखा भी, और आज हमारे दिन को बात भी हुई, आपको ये क्रेडिबल बात लग रही है कि ये कोई इस तरह का ईरान ने ये बम पर, या वो आप बम बना वो तो कहते हैं बना नहीं सकता, उसको बनाया मिल गया है जिस तरह इजराइल को मिले हैं, क्योंकि इजराइल ने भी कोई एटमी धमाका नहीं किया, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट ही मिली है। मियाँ साहब देखिए काज साहब, जो ट्रंप हैं वो जंग हार चुके हैं और वो जंग से भाग चुके हैं। वो क्यों भागे हैं, और जो कांग्रेस में उनके जो एक करारदाद आई है उसके पीछे क्या है? असल में जो ट्रंप हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर जो है वर्किंग कराई, अपने सिचुएशन रूम में बड़ा वक्त गुजारा, और वहाँ पर बाकायदा रिपोर्ट्स जो है उनके पास आई, वहाँ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी। तुलसी कबाड़ जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको ब्रीफिंग दी कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया, या उन्होंने हमला करके देखा भी, एक टेस्ट भी किया, तो उसमें जो है वो सबसे बड़ा नुकसान अब अमेरिका का हो जाएगा। और वहाँ पर जितने भी अड्डे हैं उनमें जो कुछ भी है, जितने भी 4 वहाँ पर बेड़े खड़े हैं, जिनमें जेराल्ड फोर्ड है या इब्राहिम लिंकन है या जॉर्ज बुश है उसके इर्द गिर्द जो खड़ा है, वो कोई भी उनमें से नहीं बचेगा, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त ना सिर्फ असला मौजूद है इस तरह का, बल्कि सरप्राइजेस मौजूद हैं। वहाँ पर उनके पास ऐसी कश्तियाँ मौजूद हैं जिससे
क्रूज मिसाइल जो हैं वहाँ से, और हाइपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल जो है वहाँ से जो है वो फायर हो सकते हैं। उनको ये भी बताया गया कि उनके पास ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जो वाशिंगटन तक भी आ सकते हैं, और उनको ये भी बताया गया कि उनके पास ऐसे ख़तरनाक हथियार मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर एक मखसूस एरिए को वहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। और इसलिए ट्रंप जो हैं वो पहले का नुकसान देखते हुए फौरी तौर पर जंग से निकलना चाहा उन्होंने, और उन्होंने नेतन्याहू को पहले समझाया, वो माना नहीं, तो फिर साथ उन्होंने बाकायदा गालियाँ दी और साथ उनको एक धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि आपके जो बेटे हैं मैं उनको बेदखल करने लगा हूँ, और फिर ये कहा कि जितनी जायदाद है आपकी अमेरिका के अंदर वो भी जब्त कर ली जाएगी और उसको मुंजमद कर दिया जाएगा, और साथ साथ उसको ये कहा कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। तब जाकर जो है वो लबनान में जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन फिर भी इजराइल जो है वहाँ से रुका नहीं है। कायद साहब, जो आपने बात की है ये एटम बम वाली, मैंने खुद जो लैरी जॉनसन है उनका वो इंटरव्यू सुना है, उसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ईरान के पास अपने पास नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी तीसरे मुल्क ने उनको दिया है, और तीसरे मुल्क का वो नाम ले रहे हैं बाकायदा। उसमें ये कह रहे हैं कि रूस ने शायद उनको जो है वो तकनीकी महारत दी है, और वो साथ जो है वो शुमाली कोरिया का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शुमाली कोरिया के लोगों को मैंने खुद वहाँ पर जो है वो देखा है ईरान के अंदर, कुछ जब मैंने दौरा किए, 2-3 दौरे किए, तो मैंने खुद उनको देखा, वो आपस में बात नहीं कर रहे थे और उनको शायद शुमाली कोरिया ने मुंतकिल किया है। लेकिन जहाँ तक ईरान की बात है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो न्यूक्लियर का ईरान ने एक धमाका भी किया है, उन्होंने धमाके की बात भी कर दी है कि तजर्बा उन्होंने कर लिया है। लेकिन ईरान की जो बात है, ईरान तो कहता है कि हमने ना न्यूक्लियर बनाए, ना बनाएंगे, ना बनाना है। लेकिन जो अली खामनाई, मुज्तबा खामनाई साहब हैं, उसके हवाले से भी लैरी जॉनसन खबर दे रहे हैं कि उन्होंने भी बाकायदा तौर पर यह धमकी लगाई थी कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम सिर्फ 1 हफ्ते की दूरी पर हैं, हम एटमी धमाका कर देंगे। क्योंकि वो जो वो था फतवा था वो अली खामनाई के साथ था और वो शहीद हो चुके हैं, और जब हमें अपनी सर्वाइवल का जो है वो खतरा पड़ जाएगा तो हम वो धमाका कर देंगे। इसलिए वो इस बात के जो है वो जोर दे रहे हैं कि ईरान अच्छा मियां साहब, इसमें एक और बात मैं अर्ज कर दूं, कोई शवाहिद नहीं मिले कि ईरान के पास जो है वो कोई न्यूक्लियर मौजूद है। ये रूस भी कह चुका है ना वो क्लेम कर रहे हैं, ना वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया भी एक और प्रोपेगेंडा कर रहा है और मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर, और जब भी हमें ये बाकायदा ये जो आलमी इदारे हैं जो अदम फैलाव के न्यूक्लियर जो असलहा है वो भी हमें बार बार हमें एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर हमें तस्लीम करते हैं। सो हम ये इस तरफ, लेकिन नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, मगर ये बात मैं कह दूं आपको कि ये जिस तरह एक तरफ आपने ये कहा ना कि वहाँ पे नॉर्थ कोरियन मौजूद हैं, नॉर्थ कोरियन तो शायद यूक्रेन के खिलाफ रशिया के हमरा भी लड़ रहे हैं, मगर एक और जो खबर आई है और वो भी एक CIA के ऑपरेटिव ने दी थी कि बाकायदा वहाँ पे रशियन जो मुशीर हैं मिलिट्री के वो वहाँ मौजूद हैं, वह ईरान के अंदर मौजूद है। और जाहिर है कि ईरान जो है वो अब ये एक एक्सेस बन गया है। 3 जो ताकतें, ईरान एक इमर्जिंग पावर है और मिड लेवल पावर बन चुकी है वो कम से कम इस जंग को सहने के बाद, और साथ चाइना है और साथ अमेरिका है। लेकिन दूसरा जो है इजरायली एटमी प्रोग्राम के हवाले से अब वेस्ट में और ख़ुद अमेरिका में तनकीद शुरू हो गई है, और इसने पूरा एक गेम, एक क्वालिटेटिव चेंज कर दी है। ये जो हमला इन्होंने किया है, इस हमले ने ना सिर्फ एक तरफ पूरी दुनिया को हिला दिया है, दूसरी तरफ जो इजराइल की इनविंसिबिलिटी थी, नाकाबिल तस्खीर होना था, या जो अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि बस ऊपर अल्लाह है और नीचे अमेरिका है, ये मिथ बड़ी बुरी तरह से पाश हुई है। और मेरे ख्याल में, लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि हम ये कहें इट्स ओवर, क्योंकि ये एक बात कर रहा है ट्रंप बार बार, वो कहता है कि लबनान को ईरान और अमेरिका की टॉक से बाहर रखो, जबकि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर आया और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गज़ा में लोग फ़लस्तीनी, लबनानी और ईरानी ये एक हैं, इन पे किसी पे भी हमला हुआ और होगा तो वो ईरान पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो यहाँ पे मुझे स्टेल मेट नज़र आता है मियाँ साहब, ऑल दो ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, जो ट्रंप है जी। लेकिन कायद साहब, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इजराइल है उसके पास जो न्यूक्लियर बम है वो तो है, न्यूक्लियर हथियार उनके पास हैं। उन्होंने जो है वो कभी इसको जो है वो तस्लीम नहीं किया, लेकिन वो NPT का जो है वो मेंबर नहीं है, आपको याद होगा। और अभी जो अमेरिकन जो हैं वो अभी पूछ रहे हैं मार्को रूबियो से
जो कांग्रेस मैन है वो पूछ रहे हैं कि उनके पास है कि नहीं, बाकायदा सवाल जवाब हुए। क्या अमेरिकन को नहीं पता कि उनके पास है? असल में सदर ट्रंप को इंतखाबात जीतने की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। जो यहूदी लॉबी ने वहाँ पैसा लगाया था, उन्होंने बाकायदा सहूनी लॉबी बल्कि कहना चाहिए, उन्होंने बाकायदा तौर पर कीमत जो है वो वहाँ पर उनको चुकानी पड़ी है, जिससे पूरा अमेरिका के अंदर पूरा अमेरिका हिलकर रह गया। और अब वहाँ से जो है वो बाकायदा ये सवालात होना शुरू हो गए हैं कि ये अगर इतना ही बेलगाम हो चुका है नेतान्याहू, तो ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए उनके जो न्यूक्लियर है उस पर सवालात होने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल जो है लबनान में अभी भी उसी तरह ही जारहियत जो है वो जारी रखे हुए है, कत्लो गारत जारी रखे हुए है, और उसके इरादे को नेक नहीं है, इरादे उसके बहुत गलीज हैं। वो आगे बढ़ना चाह रहा है, वो तुर्की की तरफ बढ़ना चाह रहा है, वो मिस्र की तरफ बढ़ना चाह रहा है। आज मेरी एक बड़े जहांदीदा शख्सियत से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि जिस दिन इसने रुख मिस्र का किया, दरियाए नील की तरफ किया, तो मिस्र की फौजें जो हैं वो इजराइल में दाखिल हो जाएंगी, और तुर्की की तरफ जिस दिन रुख किया, तुर्की भी जो है वो इजराइल के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। और उस दिन जो इजराइल है उसका आप समझें कि बिल्कुल खात्मा जो है वो उसके करीब होगा। डेमूना जो उनकी एक साइट है जिसको लेबॉर्ट्री रिसर्च लेबॉर्ट्री कहते हैं, वहाँ पर इनके न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो पड़े हुए हैं। किसको नहीं पता? सबको पता है। लेकिन जहाँ तक सर इस जंग का ताल्लुक है ईरान और अमेरिका का और इजराइल का, तो ये जंग जो हुई है 39 दिन बाकायदा तौर पर अब तक भी जंग ही लगी है। जो कुवैत पर हमले हुए हैं वो उनका पैट्रियट मिसाइल जो है सिस्टम जो है उसका रिवर्स जो है वो आया और मिसाइल और जाकर कुवैत के एयरपोर्ट पर लगा, जो पासदार इनकलाब जो है उनका ये दावा है। आपको याद होगा कायद साहब, ये वही कुवैत है जहां पर 3 F-15 जो है वो गिरे थे अमेरिका के, और ये कहा गया था कि ये फ्रेंडली फायर की वजह से गिरे हैं। इसका मतलब है कि या उनका सिस्टम नकारा है, या वो खुद इस तरह की हरकत करते हैं, या इजराइल की तरफ से जो है ये हमला होता है और उसको जो है छुपाने के लिए फिर अमेरिका जो है ये कहता है कि ये फ्रेंडली फायर है। ईरान जो है वो बाकायदा तौर पर ये कह रहा है कि हमने फायर नहीं किए, हमने ये नहीं मारा, क्योंकि ईरान ने जो हमला किया है वो 5th फ्लीट पर किया है, और बाकायदा तौर पर इसकी फुटेज भी जो है वो सामने आई है, और उस पर उनका जो है नुकसान भी हुआ है। आपने देखा सर कि इराक के अंदर जो उनकी खुफिया बेसिस थी, वहाँ से यूएई पर हमले हुए, वहाँ से सऊदी अरब पर हमले हुए, वहाँ से कतर पर हमले हुए, और नामालूम मकाम से अजरबैजान पर हमला हुआ, नामालूम मकाम से जो है वो तुर्की पर हमले हुए। तो ये सारा इजराइल का किया दर है। तो इजराइल को जब तक लगाम नहीं डलेगी उस वक्त तक ये खित्ता जो है वो जंग से महफूज नहीं रहेगा। अब ट्रंप साहब जो हैं वो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। मेरी खबर सर ये, आखिर में खबर देता जाऊं, मेरी खबर ये है कि इस्लामाबाद के अंदर आइंदा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के दरमियान में ये मुज़ाकरात जो है मुकम्मल होकर यहाँ पर दस्तखत होने की एक तकरीब होगी। वो मुफाहमत पर होगी या मुआहदे पर होगी, वो यहाँ इस्लामाबाद में होने वाली है। अब ये आलमी मीडिया जो कह रहा है, नाज़रीन आप देख रहे हैं, वार में एंड इन टर्म डील दैट लीव्स ईरान बैटर्ड बट अनबोर्ड, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरम जो है एक डील हो सकती है और जिसमें ईरान अनबोर्ड है। हालांकि उस पर नुकसान हुआ है, बैटर्ड उसको ज़ख्म पहुँचाई गई है, लेकिन अनबोर्ड का मतलब कि वो झुका नहीं सके उसको। मगर मेरे ख्याल में ईरान हैड लॉट लेस टू लूज़, और अमेरिका और जो इजराइल का जो नुकसान है वो ये है कि एक हौसला एक आया है, वरना तो हम ये समझते थे कि भाई वो तो सिंगल हैंडेडली जहाँ। देखें कायद साहब, असल में मसला ये है कि जो इंग्लिश मीडिया है या अमेरिकी मीडिया है वो तो शिकस्त तस्लीम कर रहा है ना, इतराफ़ कर रहा है कि हम शिकस्त खा चुके हैं। यही तो बात हो रही है वो तो उनका सोशल मीडिया भी कह रहा है का, वो तो मुश्तबा खामनाई के हाथ में है। वो उन्होंने चाहा तो ये जंग जो है वो अगर आज ट्रंप के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, अब ईरान के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि आज मुश्तबा खामनाई ने अपने बयान में कहा है कि हम उनको शिकस्त दे चुके हैं। अब वो तकसीम के जो है मरहले में दाखिल हो चुके हैं कि मुल्क के अंदर लोगों को तकसीम किया जाए, ये भी नहीं होने दिया जाएगा। और वो डटे रहे, ईरान डटा रहा, और उन्होंने कहा कि हम टेबल पर जंग नहीं हारेंगे, जो कि हमने बैटलफील्ड में जीती है। और यही हुआ कि अब ट्रंप जो है वो कहते हैं अपने मशीरों से कि हम ईरान से कभी जंग नहीं करेंगे। तो सब देखें, तो फिर रिमोट कंट्रोल जो है वो तो मुश्तबा खामनाई साहब के पास है। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की नाज़रीन आप खबर देख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे ट्रंप टेल्स एड्स he won't
रिज्यूम ऑल आउट वॉर विद ईरान अनलेस यूएन ट्रूप्स आर किल्ड। भाई यूएन ट्रूप्स तो तभी मारे जाएंगे जब आप ज़मीन पे आएंगे या आप हमले जारी रखेंगे। तो हमले तो हुए आज फिर आज यानी हम देख रहे हैं जिस तरफ से भी आए। लेकिन सवाल मेरा मियाँ साहब, मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप एक तो बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, यह मैं नहीं कह रहा, ये जितने ऑपरेटिव्स जिनका आपने जिक्र किया था, ये टीवी पे बैठ के आजकल वहाँ पे वीलॉग करके माशाल्लाह उधर भी खूब एक सिलसिला चल रहा है वो उसका वीलॉग्स का। तो वो ये कह रहे हैं कि एक तो जिस तरह हमने कल खबर दी थी कि शिज़ोफ्रेनिक हो गया है। शिज़ोफ्रेनिक में एक नफ्सियाती बीमारी जैसे पहले भी हम अर्ज़ कर चुके हैं, और उसके अलावा उसकी डिमांड की गई थी कि इसकी ज़हनी सेहत के हवाले से जो रिपोर्ट लास्ट टाइम उसका चेकअप हुआ है उसे विदहेल्ड किया गया, और वो बड़ी देर तक विदहोल्ड करने के बाद उन्होंने सामने किया और उसमें सब अच्छा बताया गया। मगर लोग और बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ वो उनके बड़े मीडिया पे आके उन्होंने कहा है कि उसका बिहेवियरल जो एक उसको नज़र आता है हमें, वो एक सेन आदमी, क्योंकि प्रेशर्स है। कुछ लोग ये कह रहे हैं बरमला कि ट्रंप की हालत एक ऐसे शख्स जैसी है जो एक ऐसे अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है कि जहाँ उसे पता नहीं दरवाज़ा कहाँ पे है। जिस तरह वो एक मुहावरा भी वहाँ के एक वीलॉगर ने इस्तेमाल किया कि ही हैज़ चेक्ड इन होटल कैलिफोर्निया बट ही कैन नॉट चेक आउट, यानी एक ऐसा होटल है जिसमें आप चेक इन कर सकते हैं मगर आप चेक आउट नहीं हो सकते। तो ये एक इस कैफियत में है। लेकिन मियाँ साहब, मुझे ये लगता है कि नया हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। बुनियादी तौर पर ये नीचे से मेशतें हिली हुई हैं, और जब नीचे से मेशतें हिल जाएं तो ऊपर ये आज तक बड़ा एक हमने गलत मफरूज़ा कायम किया कि पहले हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए फिर इकोनॉमिक, नो, एवरी फाउंडेशन में एक मैशत ही होती है। काजी साहब, ये जो बात आपने की है ये सबसे बड़ी बात है कि वहां की मैशत हिल गई। अच्छा मियां साहब, एक खबर देना चाहता हूं मैं, बड़ी, क्योंकि ये खबर बड़ी है कि रिकॉर्ड नंबर में अमेरिका से लोग हिजरत कर रहे हैं। कोई 1,50,000 लोग हिजरत। अच्छा, ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं कि लोग अमेरिकन नेशनैलिटी को रिकेंट कर रहे हैं, दस्तबरदार हो रहे हैं। और ये हम आपके सामने खबर है नाज़रीन, अमेरिकन आर लीविंग द यूएस एट रेट्स नॉट सीन सिंस द काजी साहब देखिए ये ख्वाब होता था। अच्छा, अब देखें मियां साहब, मैं खबर सुना दूं कि अब देखें मियां साहब, दो खबरें मैं जोड़ दूं इसके साथ जो खबरें आ रही हैं। एक खबर यह है कि वहां पे $5 गैलन तो हो गया है अमेरिका। मैं एक और खबर दूं आपको, 70% अमेरिकन आबादी एक महीने की छुट्टी पर नहीं जा सकती, पे चेक टू पे चेक रहती है। यानी यह वहां की मैशत का आलम यह है जी। और साहब, अच्छा, दूसरी बात यह कि वो जो है वो यानी ये जो हिजरत हो रही है वहाँ से, ख़ास तौर पर वो जा रहे हैं ऐसे मुल्कों में जिनकी करेंसी, मैंने कल एक और भी देखा, फ़िलिपीन में भी लोग बहुत से जा रहे हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं। तो वहाँ पे मियाँ साहब एक ऐसा क्राइसिस आ गया है। और कहा यह जा रहा है, दो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं कि ये अगर जंग वो लेके जाता है तो ये एक गैलन $10 पे जाएगा और दूसरा ये कि जितने मुल्कों से अमेरिका ने कर्जा ले रखा है उसके जो बॉन्ड्स उसने फ्लोट किए हुए हैं उसमें जो यील्ड है, जो मुनाफा है, वो 5% तक अगर चला गया तो ये अनसस्टेनेबल होगा, अमेरिका डिफॉल्ट की पोजीशन में चला जाएगा। तो ये एक बहुत खौफनाक क्राइसिस है जिसको वहां की जो सीरियस। आज एक खबर आई, मैं इसके साथ इसको नथी करता हूं। आज एक खबर आई कि अमेरिका के पास, जो कि सदर ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और तारीख का सबसे बड़ा उनके पास जखीरा जो है पेट्रोल का और पेट्रोलियम मसनूआत का है। आज ये खबर आई है और अमेरिकी मीडिया ने दी है कि जो अमेरिका है उसके पास जो पेट्रोलियम के ज़खायर हैं वो कम तरीन सतह पर रह गए हैं। ये आज की खबर है। एक जानब जो है उनकी मईशत डूब रही है, दूसरी जानब उनके पेट्रोलियम ज़खायर जो है वो कम हो रहे हैं, जो कि वेनेजुएला से उन्होंने इसलिए हथियाया था वहाँ से उनके सदर को कि वहाँ पर कब्जा करेंगे। और ईरान की जानब जो आए थे वहाँ भी तेल के जजीरों पर खर्क पर कब्जा करना चाह रहे थे, जो कि अपने ज़खायर उनके जो है वो कम हो गए। सर देखें, अमेरिका से लोग जो निकल रहे हैं वो कौन है? वो बिलियनर्स हैं, वो जो हैं वो अमीर तरीन अमेरिकन हैं, और वो लाखों की तादाद में वहाँ से निकल रहे हैं। और उन्होंने जो दरखास्तें दी हैं वहाँ से, जो अमेरिकी मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी जो दरखास्तें हैं वो ये हैं कि उन्होंने कनाडा जाना है, उन्होंने न्यूजीलैंड जाना है, वो दीगर ममालिक में, दूर दूर ममालिक में जो है वो जाना चाह रहे हैं। उनको एहसास महरूमी वहाँ पर सता रहा है, उनको जो है वो अपने सरमाया की जो सिक्योरिटी है वो सता रही है। एक ब्रेक है, ब्रेक से जाने इसलिए वहाँ से निकल रहे हैं।
एक खबर भी देता चलूँ कि एक ये खबर भी आ रही है और ये चेंज होगी कि वो डॉलर की डिवैल्यूएशन की बातें हो रही है। एक तो जो मेजर करेंसीज के अगेंस्ट तो वो डिवैल्यू 12% के करीब हुआ है, जो लास्ट टाइम मैंने देखा था, अगर उसमें इजाफा नहीं हुआ तो यानी सरकार अपने तौर पे कि जी शायद इस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, यही उनके दो ही हथियार होते हैं इस निज़ाम में। आपकी फिजिकल पॉलिसी होती है या मॉनेटरी पॉलिसी होती है और हमेशा इनफेक्टिव ही रहती है। बहरहाल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ वतन अजीज़ की बात करेंगे, पीपल्स पार्टी क्यों नाला है, मिड टर्म इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और ये सोलर और IPPs की लड़ाई है और जो लड़ाई अवाम के ख़िलाफ़ जारी है, ये बिजली का जो सेटअप है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वतन अजीज़ में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हमें नज़र आ रही है, मगर बात ये, और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अकेली नहीं है ये, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ ऑलवेज अ सीक्वल टू द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये हमेशा यही होता है पॉलिटिकल इकॉनमी में, और ये आम तौर पर बड़ा गलत आम ख्याल है लोगों का कि जी हम पहले में ज़रा सियासत ठीक कर लिए फिर मैशियत भी ठीक हो जाएगी। अच्छा भाई, अमेरिका चाइना की जो मैशियत है वो आप देखें तो वो दुरुस्त है तो सियासत भी स्टेबल है। आज अमेरिका की मैशियत उड़ गई है तो सियासत में भी एक दूसरे का गिरबान पकड़ के एक दूसरे को गंदी गालियां बक रहे हैं। और ये 70 का अमेरिका देखें, 80 का अमेरिका देखें, उसका ये आज क्यों है? इसलिए कि वो आज दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है और उसके ऊपर जो कर्जा है वो उसकी GDP के 125% तक जा पहुंचा है, और वो रोज़ाना अगर $2-2.5 बिलियन जो है वो कर्ज नहीं लेता तो उसका सिलसिला चल नहीं सकता। उसकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, उसने जो टैरिफ जो है वो आजमा के देख लिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वहाँ पे गुत्थम गुत्था है अमेरिकन रूलिंग क्लास और जो हमारी रूलिंग एलीट ने एक दूसरे के गिरबान खींच रही है, और जो बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया है कि जनाब हम किसी सूरत अपनी पार्टी को मना कर दिए कि कोई यकीनदानी आपने बजट के हवाले से नहीं करानी, तो इसके नीचे एक हिलती हुई जो मैशियत है वो वही है। बहरहाल फिलहाल तो हम आते हैं खबरों पे, और मियां साहब खबरें आपका यानी एक खास फोर्टे है। ये फरमाइए कि बिलावल भुट्टो साहब को क्या नाराज़गी है, क्यों उन्होंने कहा कि जनाब 28वीं तरमीम पे या बजट पे कोई यकीन दानी ना कराई जाए? क्या मांग रहे हैं, कहाँ पे मुक्केगा सौदा, क्या होगा हजूर, कुछ बताइए। देखिए काजी साहब, जो मुज़ाकरात हुए हैं दोनों जमातों के अंदर, आपने देखा कि 5 जून को जो है वो बजट आना था 5 बजे, लेकिन उसको ताख़ीर कर दी गई और जो मलबा है वो डालने की कोशिश की गई IMF के साथ मुज़ाकरात पे, जो कि ये ऐसा नहीं था। असल में मुज़ाकरात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रहे थे, और कल इसका हतमी दौर हुआ, जिसके बाद एक ख़बर सामने आई कि इत्तफाक हो गया है। लेकिन अंदर की खबर जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मना कर दिया है अपने सीनियर लोगों को कि कोई भी यकीनदानी नहीं करानी हुकूमत को, और किसी किस्म की कोई भी हुकूमत के साथ इस हवाले से मुफाहमत नहीं करनी, ना कोई यकीनदानी करानी है। अब सर मसला क्या है? मसले पर आते हैं। मसला ये है कि हुकूमत जो है वो चाह रही है कि पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम जो है उस पर मुतफिक किया जाए और उस पर जो है उनका कंसेंसस पैदा किया जाए, जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल जो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं और वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं। 7 तारीख को इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पर कंपेन कर रहे हैं, वहाँ बार बार 18वीं तरमीम का नाम ले रहे हैं और 18वीं तरमीम के जो है फ़ायदे गिनवा रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से इनकार कर दिया है फ़िलहाल कि हम नहीं मानते कि 28वीं तरमीम को कि लाई जाए और 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। लेकिन हर सूरत 28वीं तरमीम जो है वो मंजूर करवाई जानी है। वो इसलिए कि IMF के भी कुछ मुतालबात हैं कि वफाक को मजबूत किया जाए और जो सूबे हैं उनके हवाले से टैक्स के हवाले से कानून साजी की जाए, जो कि नहीं की जा रही, और जो NFC का मामला है उसको भी जो है बेहतर किया जाए, उसमें तब्दीलियाँ लाई जाएँ, दीगर मामला जो कि वफाक को मजबूत करने के लिए हैं वो भी किए जाएँ। लेकिन इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। दूसरी जानिब जो है वो ये फैसला हुआ है कि अब बजट आएगा, 28वीं तरमीम अभी होती है ना हो, लेकिन बजट को पेश किया जाएगा और वह 10 जून को पेश होगा और इस हवाले से शेड्यूल भी आ गया है। लेकिन 28वीं तरमीम जो है उसके बाद इस पर जो है वो पूरी तरह एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अगर इत्तफाक राय ना हुआ, पीपल्स पार्टी ना मानी, जो वो मांग रहे हैं वो भी हुकूमत देने को तैयार है। वो आईनी ओहदे जो है पहले उनके पास हैं, अगर वो हुकूमत वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं
नून लीग जो है वो मानेगी। अगर वो जो है वो हुकूमत में शेयरिंग चाहते हैं, नून लीग मानेगी। अगर वो ये चाहते हैं कि उनका जो है वो सिंध में बिला शिरकत गैर वो रहें, हुकूमत मानेगी। लेकिन अगर इस पर फिर भी 28वीं तरमीम पर इत्तेफाक ना हुआ तो फिर कुछ और होगा। वो ये होगा कि अगर पीपल्स पार्टी निकलती है, हुकूमत से निकल जाए, ये हुकूमत नहीं रहती ना रहे, फैसला ये है कि फिर मिड टर्म इलेक्शन होंगे और मिड टर्म इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी हासिल की जाएगी और हर सूरत 28वीं तरमीम होगी। और फिर वो 28वीं तरमीम जो है वो बाकायदा तौर पर वो 18वीं तरमीम को तब्दील कर दिया जाएगा और बड़ी खबर दी आपने, वफाक है उसको मजबूत किया जाएगा। ये तजवीज़ है फिलहाल कि अगर ये नहीं होता तो फिर ये प्लान्स है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। नहीं 2027 में सब बात क्या है असल देखें ना, हम कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैं किसी को रिफ़र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पंजाबी के एक सेपरेट मुहावरे की तरफ बात कर रहा हूँ कि वो कुएं को साफ़ करें, अंदर से मरा हुआ जानवर निकालें। अब बात यह मियाँ साहब कि मैशत बैठ गई है। IMF कहता है कि आप जनाब सारे पैसे सेंटर से लेके आएँ और हम हमारे पैसे तो अदर करो ना पहले सब। बस अब दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की। असल अब हम अपने नाजरीन को यह भी बताएं ना कि क्राइसिस क्या है। क्राइसिस ये है कि आपने जिस तरह कल खबर दी कि 2000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट आपने कर दी IPPs की, जो बिजली बनी ही नहीं, 1 रुपए की नहीं बनी। दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? IMF है। अब बात यह है केक श्रिंक होता जा रहा है। अब PSDP या जो आपके पब्लिक फंड्स हैं वो कहाँ खड़े हैं? आपकी हालत क्या किधर खड़ी है? आप स्कूल देने को पैसे होंगे आपके पास? स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? बुनियादी तौर पर तो यह है कि रूलिंग एलीट केक के शेयर पर लड़ रही है, क्योंकि ये ठीक कहा कुंवर दिलशाद साहब जो आए थे तो उन्होंने ठीक फरमाया था कि क्लर्क के घर से 40 अरब रुपया कोयटे में निकला था। ये थे आपके वो हकूक जिनके लिए आपने 18वीं। मैं किसी भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर के खिलाफ नहीं हूं, होनी चाहिए, आम आदमी तक जाए और आपकी जेब में ना जाए। तो जो आपने ये की थी, अच्छा जो सेंटर में भी आएगी तो मैं ये बिल्कुल खुले दिल से कहता हूं कि वो भी हमें नहीं मिलनी, वो भी ऊपर से केक रूलिंग एलीट के मुख्तलिफ ताकतवर धड़े खा पी के दाएं में ले जाएंगे। तो मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने मैशत को तबाह किया, इनकी पॉलिसीज गलत थी, इन्होंने गलत मुआहिदे किए, उन मुआहिदों ने हमें ड्रेन किया, हमें ब्लीड किया और आज तक ब्लीड कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो एक सोलर का रास्ता है जिसके ज़रिए हम गैप कर सकते हैं, आज हमारे पास रास्ता है कि ईरान से हम तेल लेके आएँ और यहाँ पे जो 30% हमारी एक्सपोर्ट में ये पैसा जाता है उसको कम करें, आम आदमी को रिलीफ दें। तो ये है, ये जब तक ये मरा हुआ जानवर कुएं से नहीं निकलता, ये एक बात, दूसरी बात या तीसरी बात पर एक दूसरे का गिरेबान और केक के शेयर और गोल बोटियों के ऊपर लड़ते रहेंगे। मेरी आजाना राय है। जी मियाँ साहब। काजी साहब देखिए, जो स्टेबिलिटी की आप बात करें वही तो लानी है, उसी लिए तो 28वीं तरमीम जो है वो की जानी है। ये सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम का ये मुतालबा नहीं है, ये पूरी दुनिया का मुतालबा है। पाकिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो सरमायाकारी चाहती है यार सर। यहाँ पर जो है इस वक्त मौका है, इस वक्त पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका आया है कि पाकिस्तान अपनी मईशत को 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन तक ले जा सकता है। वो कैसे ले जा सकता है? उसको सस्ती बिजली चाहिए, उसको सस्ती गैस चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए। वो आपके मुल्क के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, हम वो ले नहीं पा रहे। वो यहाँ पर CPEC 2 जो है वो उसने ऑन होना है, वो कैसे होगा? इस तरह तो नहीं होगा कि एक सूबे में सर 18 साल से या 17 साल से एक जमात की हुकूमत है, दूसरे सूबे में दूसरी जमात की हुकूमत है, तीसरे सूबे में तीसरी जमात की हुकूमत है और वो मुसलसल हुकूमतें हैं और वो काम भी कोई नहीं कर रहे। वहां पर जो है महरूमियां हैं, वहां पर अवाम जो है बिल बुला रहे हैं। ये कैसे होगा? फिर इसीलिए 28वीं तरमीम लाना है। उन ममालिक का ये मुतालबा है कि हम सरमायाकारी करें तो कहां करें? पानी कैसे आएगा उन जमीनों पर जिस पर कारपोरेट फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर फार्मिंग होगी? वहां पर जो है वो यील्ड कैसे बढ़ेगी? हमारे चावल जो है वो एक्सपोर्ट कैसे होंगे? हमारी कपास जो व्हाइट गोल्ड जिसको कहते हैं सर, जो पत्तों की से लेकर पूरा सिंध तक का इलाका है, वहां तो गन्ना है, वहां तो 85 शुगर मिले हैं। क्या शुगर मिले बंद होगी इस तरह? नहीं, मुझे बताएं ना, एक मुझे बात बताएं। 28वीं तरमीम चाहिए और 28वीं तरमीम होकर रहनी है सर। आपने स्टोरी की थी, हमने यहां बुलाया था, किसी की तो उसकी तरदीद नहीं आई और 377 बिलियन डॉलर जो हैं आपने 4 सालों में हमें टैक्स किया। क्या दौलत की कमी है?
बात ये नहीं है, बात ये है कि जो दिस कंट्री इज नॉट पुअर, इट इज बीइंग रन पुअरली बाय द पीपल जो बिल्कुल ही एब्डिकेट कर चुके हैं राइट टू रूल, द वे दे हैव डिस्ट्रॉयड दिस मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री विद 5 वेदर्स, विद टन्स ऑफ एंड गजिलियन ऑफ आपकी मादनियात है यहाँ पे नीचे सब कुछ है। तो भाई मैं वही कह रहा हूं, खून साफ करो। आज खबर आई है, आज की खबर मैं आपको दूं, ये खबर वैसे पुरानी है लेकिन आज एक अखबार ने खबर लगाई है और बड़ी चौंका देने वाली खबर है कि दरियाए चिनाब का पानी भारत जो है ब्यास में मुंतकिल करने का मंसूबा उसने शुरू कर दिया। बात करेंगे और हम यहां पर बैठे हुए हैं ऐसे। हम इस पे ब्रेक की बात देंगे। भारत से तो हमने निपट लिया, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बीका नहीं कर सकता, ये अंदर कुछ ठीक कर ली है। तो शायद एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बात करेंगे ये जुलाई तक पेट्रोल सस्ता होगा नहीं होगा, सोलर और IPPs की लड़ाई में शायद हम सोलर वाले ही हार जाएं, क्या होता है एक ब्रेक के बाद। मियाँ साहब ये आज अब बात तो करेंगे, वेलकम नाज़रीन, मैं जल्दी में था मियाँ साहब से बात करने के ज़मन में। मियाँ साहब ये जो 1-2 फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं इसलिए एक्साइटेड था शायद। मैंने अभी देखा ब्रेक में कि 1000 अफ़गानी के कितने रुपए आते हैं, तो मैंने ये देखा ये मिड मार्केट एक्सचेंज रेट है, आप भी नेट पे जाके देख सकते हैं, 4362.07 रुपये 1000 पाकिस्तानी 1000 अफ़गानी के आते हैं। फिर मैंने वहाँ पे बिजली की कीमत निकाली मियाँ साहब, AFN हम अंग्रेज़ी में अफ़गानी करेंसी को कहते हैं, तो 3.75 अफ़गानी का एक यानी यूनिट है। अब इसको अब 4 से ज़रब दे लें, 5 से दे लें, 5 से दे लें, चलो यार, तो ये तकरीबन 15 रुपए का यूनिट जो अफ़गानिस्तान में मिल रहा है। हमने इंडिया के साथ भी प्राइस का, अब इतना ये दुनिया का इतना वहाँ मैशत है, वहाँ जंगों ने उजाड़ा कर दिया वहाँ पे, यानी मैं आपसे इस सवाल से आगे बढ़ता हूँ, कारपेट बम्बिंग ने अफ़गानिस्तान के साथ वो नहीं किया जो मैशत की कारपेट बम्बिंग यहाँ पे हमारी इशराफिया ने हमारे साथ की। दीज फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हाँ, अब आ जाते हैं स्टोरी पे। जी मियाँ साहब, जुलाई में पेट्रोल सस्ता होगा और सोलर और IPPs की लड़ाई होगी। जो है उसका कसूर नहीं है। अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में तो हुकूमत ही नहीं है, वहां तो एक ग्रोह है, गुमराह ग्रोह, और वहां पर संगदिल ग्रोह, और ऐसा ग्रोह जो लोगों को मारता है, बच्चे मारता है लोगों के, और वहां पर जो है वो पाबंदियों का शिकार है लोग, वहां पर जो है जोलियां उठा कर वो बददुआएं दे रहे हैं उनको। कहाँ वहां 15 रुपए फी यूनिट की बिजली है, बिजली तो है ही नहीं वहां पे। वहां पे जो है वो करेंसी का ये हाल है कि वहां यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ पाकिस्तान में आके क्यों कमाते हैं काई साहब? मियां साहब ये मैं फिगर्स आपको यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ हो रहे हैं कि हमें यहाँ से ना जाने दें, यहाँ से उनको जो है वो उठा के वहाँ फेंका जा रहा है कि चले अपने मुल्क में यहाँ दहशतगर्दी करते हो। ये तो यहाँ पर जो है वो कभी फितनातुल हिंदुस्तान, कभी फितनातुल जो है वो खारिज के रूप में जो यहाँ आकर दहशतगर्दी करते हैं और भारत से पैसा लेते हैं, और वहां पर 7 अरब डॉलर का जो असला है वो उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लैक में बेच रहे हैं, वहां पर स्मगलिंग कर रहे हैं, हर मुल्क में मंशियात भेज रहे हैं। असल में वो है जो ग्रोह है, उनके पास पैसा है काई साहब। वहां की अवाम तो भूखी मर रही है, वहां की अवाम को तो है बाकायदा तौर पर उनका तो वहां बुरकस निकल गया है, वो तो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान आके कब्जा करे, पाकिस्तान आके इसको सूबा बनाए। वहां पर कौन सी हुकूमत है? वहां पर वसीउल बुनियाद हुकूमत होनी चाहिए, वहां पर तमाम फ्रीकैन पर हुकूमत मुश्तमिल हुकूमत होनी चाहिए, ताकि वहां से जो है वो दहशतगर्दी खत्म हो। वहां से पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि पुरअमन अफगानिस्तान हो, वो तरक्की की जमानत है, लेकिन वहां नहीं हो रहा। वहां पर एक ग्रोह की हुकूमत है जो कि वहां पर बदमाश ग्रोह है, इसलिए वहां पर जो है वैसा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सर देखें, जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली, अभी मैं कुछ खुशखबरियां जो है सामने रखता हूं, जो कि मैं मिड वस्त मई में ये जो है खुशखबरी दी थी और वो आज पूरी हो रही है बाकायदा तौर पे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। अगर हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी लगाती है उसमें इजाफा ना करे तो इससे भी ज़्यादा कमी होगी, कमी होनी है। अभी पेट्रोलियम मसनूआत मजीद का उसकी कीमतें जो है वो कम होंगी और जुलाई तक 28 फरवरी की कीमत जो है वापस आ जाएगी जो पहले थी, उस तक जो है वो पेट्रोल जो है वो कम सस्ता होने जा रहा है। गैस की कीमत में बहुत बड़ी खुशखबरी हुकूमत देने जा रही है, वजीर पेट्रोलियम ने कहा है
उसकी कीमत भी कम हो रही है। अच्छा, इसके अलावा जो सनती सार्फिन है काजी साहब, जिनके लिए लागत बढ़ती है, बिजली की लागत कीमतों में इजाफा होने के बायस, वो हमारी जो है वो पूरी दुनिया में जब कीमत मसनूआत जाती हैं वो कम्पीट नहीं कर पाती, तो उसकी कीमतों में भी कमी की जा रही है। सनती सार्फिन के लिए बिजली 6, 7 और 8 रुपए की तजवीज़ है फी यूनिट, जो कि सबसे कम बिजली का रेट होगा। 6 रुपए, 7 रुपए या 8 रुपए फी यूनिट अगर इसमें हो गई, जो कि होने वाली है, बाकायदा इसकी मंजूरी हो जाएगी बजट में ही, तो फिर आप देखें कि सनती इनकलाब पाकिस्तान जब में ये हो जाए तो मुझे जगा दीजिएगा। बिल्कुल आएगा, कैसा भी होने वाली है, ये बाकायदा तौर पर तजवीज आ चुकी है, IMF को मना लिया गया है। सर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं पाइपलाइंस के, जो गैस पाइपलाइंस हैं, उसमें जो गैस सस्ती होने जा रही है, वो क्यों होने जा रही है? वो इसलिए होने जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी डिस्कवरियां हो रही हैं और ईरान से भी अब हमें सस्ती गैस मिलेगी, ईरान से भी सस्ता पेट्रोल मिलेगा, और ईरान से जो सस्ता और गैस पेट्रोल मिलेगा वो पाकिस्तान में जो है वो उसका रिलीफ होगा। और इसके अलावा रशिया के अंदर से, रूस के अंदर से साउथ नॉर्थ जो पाइपलाइन आ रही है, वो भी एक पाइपलाइन पाकिस्तान में आएगी। कतर से गैस की पाइपलाइन पाकिस्तान में आएगी, तापी गैस जो है वो पाकिस्तान में आएगी। तो ये सारी की सारी गैस पाइपलाइंस जो हैं वो किस लिए आ रही हैं? वो सीपैक 2 के लिए आ रही हैं, और सीपैक 2 जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, मेरी वो दुआ है, एशियाई रियासतों में होगा, वो तुर्की में होगा, वो ईरान में होगा, अज़रबैजान में होगा। आज एक खबर जो हम उसकी पढ़ रहे थे, उसकी खबर जो दे रहे थे जॉनसन की, लैरी जॉनसन की, सर एक मिनट दीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा कि चौबहार और बंदर अब्बास जो हैं वो भी पाकिस्तान और चीन को मिलने जा रहे हैं। चले ठीक है, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये 15-20 साल पुराने मंसूबे हैं। मियां साहब, हम अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम इसमें इतना खौफनाक पोटेंशियल है। हम जब ये मिसालें देते हैं तो इसलिए देते हैं कि एक टूटा फूटा, एक बर्बाद, एक दरिंदगी और दहशतगर्दी ज़दा मुल्क जो है, अगर वो इतनी कम पे चीज़ें अपने अवाम को दे सकता है, तो इसका मतलब है कि उससे बड़े दहशतगर्द यहाँ बैठे हुए हैं, माशी दहशतगर्द। इसी पे प्रोग्राम को आज ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।